हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है उज्ज्वल और पिछले 24 घंटे में मार्केट में एक मैसिव सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। मार्केट फिर से क्रैश कर गई और बिटकॉइन ने अपना साइकोलॉजिकल लेवल $20,000 को ब्रेक कर दिया है। मार्केट में बहुत ज़बरदस्त पैनिक है क्योंकि एक साथ बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ का अटैक हुआ है मार्केट के ऊपर और क्रिप्टो मार्केट एक बार फिर से $1 ट्रिलियन से नीचे आ चुकी है। अगर बिटकॉइन में एक नया बॉटम भी हम देख पाएँ तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आने वाला अभी समय जो है वो बहुत ही क्रूशल समय होने वाला है। बहुत सारी न्यूज़ है मार्केट के अंदर जो कि मार्केट को कहीं ना कहीं और भी नीचे ला सकती हैं। तो मैंने सोचा इस वीडियो में सारी न्यूज़ को स्टेप बाय स्टेप कवर करूँ। जल्दी से मैं आपको बताऊँ क्या क्या न्यूज़ है और मार्केट में उसका किस तरह से इम्पैक्ट हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सीधे आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पे। तो दोस्तों 2-4 दिन पहले ये न्यूज़ आई थी सिल्वरगेट बैंक को लेके, जो कि उसने अपनी फाइलिंग डिले कर दी थी, यानी कि उसको जो है 10K रिपोर्ट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 10K रिपोर्ट जो है सबमिट करना था और उसमें उसने डिले कर दिया और मार्केट में इस तरह से नेगेटिव न्यूज़ आई। बेसिकली 10K रिपोर्ट्स इनको जो है वो सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज कमीशन को देना होता है, जो कि बताता है कि कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। इसकी एक रिपोर्ट होती है और वो टाइमली रिपोर्ट ये सबमिट नहीं कर पाए क्योंकि ये बैंक जो है वो क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक था और काफ़ी क्रिप्टो के प्रोजेक्ट को ये बैंक सपोर्ट कर रहा था और माइकल सेलर का भी इसमें एक्सपोजर था। जैसा कि किसी न्यूज़ में बताया गया माइकल सेलर का था, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अंदर की क्या रिपोर्ट है ये नहीं पता। और बाद में ये बताया जा रहा था कि ये बैंक जो है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा, लेकिन जब मार्केट में एक बार नेगेटिव र्यूमर आता है, एक फड आता है, तो कहीं ना कहीं वो न्यूज़ सच निकल जाती है और फाइनली 1-2 दिन पहले ही सिल्वरगेट ने शट डाउन करने का फैसला कर दिया है, यानी कि वो वाकई में डिफ़ॉल्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले न्यूज़ यहाँ से निकल के आई। तो सिल्वरगेट के बाद जो दूसरी बड़ी खबर आ रही है, ये भी बैंक से रिलेटेड है, ये है सिलिकॉन वैली बैंक। इसका इम्पैक्ट है कि क्रिप्टो रिलेटेड बैंक तो नहीं है, लेकिन ये स्टार्टअप्स को जो है काफ़ी फंडिंग वगैरह करती है और इससे इक्विटी मार्केट में यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक ट्रिगर हुआ है, काफ़ी मार्केट में गिरावट देखने को मिली है और इसमें भी उसी तरह से एक फंड निकल के आया। तो इन्होंने अभी 21 बिलियन के बॉन्ड्स को सेल ऑफ किया है फंड की वजह से और इस वजह से मार्केट में लिक्विडेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। बैंक अभी बता रहा है कि हमें अभी लिक्विडेशन की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास अभी सफिशिएंट फंड है, लेकिन जब एक बार मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आ जाती तो कहीं ना कहीं सच हो जाता है। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है और इसके स्टॉक में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा है इक्विटी मार्केट के अंदर। तो ये दूसरा बैंक है जहाँ पे इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और इस बैंक का कहना है कि फेडरल रिजर्व की तरफ से जिस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक किया जा रहा है और अभी पॉवेल की तरफ से फिर से अनाउंसमेंट हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम अभी बढ़ाते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये बैंक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रेट हाइक्स की वजह से। ऐसे बैंक्स यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहे हैं और आने वाले समय में और भी बैंक्स ऐसे देखने को मिलेंगे जो इस तरह के क्राइसिस फेस। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट की तरफ से। वहाँ पे 30% का एक्साइज टैक्स जो है क्रिप्टो माइनिंग के ऊपर लगाया जा रहा है। ये एक बहुत ही बुरी खबर है माइनर्स के लिए। खासतौर से आपने देखा था कि चाइना में किस तरह से क्रैकडाउन किया गया माइनिंग को लेकर, माइनर सारे शिफ्ट हो गए अलग अलग जगह पे। तो अब यहाँ पे जिस तरह से टैक्स लगाया जा रहा है, यानी कि 30% एक साथ नहीं लगाया जाएगा, फर्स्ट ईयर 10%, फिर सेकंड ईयर 10% और थर्ड ईयर से ऑनवर्ड वो 30% टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। तो माइनर के लिए बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि माइनर्स का इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस होता है, उसके अलावा 30% टैक्स देना और साथ ही साथ बियर मार्केट के अंदर तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो काफ़ी माइनर्स भी अब यूएस छोड़ के कहीं और शिफ्ट होंगे और हैश रेट फिर से गिरने वाला, हैश रेट गिरेगा तो मार्केट में कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो सकता है। तो ये एक बहुत बुरी खबर है यूएस की तरफ से, जो कि बजट में प्रपोज्ड है 30% का एक्साइज टैक्स क्रिप्टो माइनिंग के ऊपर। तो अगली खबर निकल के आ रही है, विटालिक ने 220 ETH वर्थ के ऑल्ट कॉइन को डंप कर दिया है। विटालिक बिटरिन, को फाउंडर ऑफ इथेरियम ब्लॉकचेन, लिक्विडेटेड अ पोर्शन ऑफ हिज ऑल्ट कॉइन होल्डिंग दिस वीक, सेइंग लेटर दैट द टोकन had no culture और moral value। यहाँ पे इन्होंने 9.9 बिलियन के कल्ट टोकन को सेल किया है। द नेटिव टोकन ऑफ द
कल्ट डाओ, जो कि कल्ट डाओ का एक नेटिव टोकन था, फॉर 58 ETH। ही ऑल्सो सोल्ड हिज बाइट एंड MOPS होल्डिंग्स। बाइट और MOPS होल्डिंग को भी इन्होंने निकाल दिया है। अकॉर्डिंग टू ब्लॉकचेन एनालिटिक्स पीक सील्ड इन टोटल द सेल्स एडेड अप टू 220 ETH। तो यहाँ 220 ETH की वैल्यू के इन्होंने ऑल्ट कॉइन को डंप किया है। और दोस्तों अगली खबर निकल के आ रही है हुओबी एक्सचेंज की तरफ से। हुओबी का जो नेटिव टोकन है ST टोकन, उसमें सडनली जो है 93% की गिरावट दर्ज की गई। उसके बाद से फिर से उसने रिकवर जरूर कर लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हुओबी ST टोकन, द नेटिव टोकन ऑफ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, मोमेंटरली ड्रॉप्ड 93% ऑन थर्सडे फॉर रीजन दैट आर अनक्लियर। अभी रीजन इसका कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया कि क्या वजह थी। एंड देन इज क्विकली रिबाउंडेड, और तुरंत ही उसने रिबाउंड भी कर लिया। द टोकन ड्रॉप्ड फ्रॉम 24 आवर्स हाई $4.81 टू अ लो ऑफ 0.31 एट अराउंड 21 UTC ऑन हुओबी एक्सचेंज। तो यहाँ पे 24 घंटे के अंदर प्राइस $5 के आसपास चल रहा था, $4.81 के आसपास। वहां से डायरेक्टली जो है वो 0.31 तक प्राइस ड्रॉप हो गया। जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, एक मैसिव सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली। हालांकि कुछ भी अभी क्लियर नहीं है कि क्यों ये सेलिंग देखने को मिली है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बता रहा है द वाइल्ड प्राइस एक्शन वाज नोटेबल बिकॉज ST इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी विच अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अबाउट 630 मिलियन आफ्टर द रिबाउंड। और ST टोकन जो है एक लार्जर क्रिप्टो करेंसी है और 630 मिलियन के मार्केट कैप है रिबाउंड होने के बाद। क्रिप्टो ट्रेडर फॉलो द टोकन पार्शली बिकॉज जस्टिन सन, फाउंडर ऑफ द ट्रोन ब्लॉकचेन, हैज डिस्क्लोज दैट ही इज अ बिग होल्डर। और लोग इसको होल्ड कर रहे हैं क्योंकि जस्टिन सन के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, इसकी वजह से लोग इसको होल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे जस्टिन सन की तरफ से भी ट्वीट किया गया, द ऑपरेशन ऑफ हुओबी ग्लोबल एक्सचेंज इज सेफ, द वॉलेट आर सेफ एंड द बैग्ड इज सेफ, द रिसेंट मार्केट फ्लक्चुएशंस एंड द लेवरेज्ड लिक्विडेशंस वेर कॉज्ड बाय फ्यू यूजर्स triggered a cascade of forced liquidation in the spot and ST कॉन्ट्रैक्ट मार्केट। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सभी का फंड सेफ है, एक्सचेंज सेफ है, वॉलेट सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मार्केट में फ्लक्चुएशन हुआ, लेवरेज जो यहाँ पे लिक्विडेशन हुआ है मार्केट के अंदर, उसकी वजह से इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। हालांकि 93% का प्राइस एक साथ एक बार में ड्रॉप हो जाए तो ये बहुत क्वेश्चन मार्क पैदा करता है। फिर भी ऐसा हुआ है। अभी फिलहाल जो है कॉइन का प्राइस स्टेबल हो चुका है, लेकिन रिस्क तो बन ही चुका है मार्केट में, थोड़ा सा संभल के ट्रेड करने की जरूरत है। तो यहाँ पे अगली खबर निकल के आ रही है, न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल एलेज ईथर इज अ सिक्योरिटी इन कुकॉइन लॉसूट। तो अभी है कि न्यूयॉर्क में यानी कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो है अलग अलग लॉ हैं, अलग अलग सिटी के अंदर। तो यहाँ न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल की तरफ से एक लॉ सूट किया गया है कुकॉइन एक्सचेंज के ऊपर, और इथेरियम को उन्होंने सिक्योरिटी माना है, उसकी वजह से यहाँ पे लॉ सूट हुआ है। कुकॉइन के ऊपर भी काफ़ी बड़ा टारगेट किया जा रहा है। कुकॉइन भी एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है। द सूट इज फर्स्ट टाइम अ रेगुलेटर हैज क्लेम्ड इन कोर्ट दैट ईथर इज अ सिक्योरिटी। तो वहाँ के जो रेगुलेटर्स है वो मानते कि ईथर जो है एक सिक्योरिटी है। थ्रू सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन चेयरमैन गैरी जैंसलर हैज hinted that his agency might consider Ether to be security. The sister regulatory agency, Commodity Futures Trading Commission, has long maintained that both Bitcoin and Ether are commonly asset. क्योंकि यहाँ पे लंबे समय से जो है कमोडिटी मार्केट के अंदर बिटकॉइन और इथेरियम को सिक्योरिटी माना जाता है, और यहाँ पे जो है एक्सचेंज के ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया है कि उन्होंने वायलेशन करने की कोशिश की है सिक्योरिटी के साथ में, और टोकन को ऑफर करने की कोशिश की है। इस वजह से जो है यहाँ पे कुकॉइन के ऊपर लॉ सूट किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम वाली बात है। आगे देखना है कि किस तरह से आगे टर्न लेता है, तो ये समझने वाली बात है। तो गाइस मैं इसमें आ चुका हूँ अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर। यहाँ पे मैंने एक पोस्ट डाली थी अभी, की डेट्स टू वॉच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। जैसे 10 तारीख को यूएस नॉन फर्म पेरोल्स का डेटा आना था, और 10 मार्च को यहाँ पे एम्प्टी कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है वो 10 तारीख को आना था, लेकिन अभी ये डेट भी एक्सटेंड हो चुकी है, यानी कि 6 अप्रैल की डेट हो गई है। तो आगे एक्सटेंड किया जा रहा है। अगर ये एक बार डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो फिर से एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आगे टल रहा है। अब देखना है कि ये कब डिस्ट्रीब्यूट होता है और इसका इम्पैक्ट मार्केट में कैसे पड़ता है, पे नजर रखने की जरूरत है। 14 तारीख को सीपीआई डेटा रिलीज होने वाला है, इसका इम्पैक्ट मार्केट में डेफिनेटली पड़ने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे 15 तारीख को पीपीआई डेटा रिलीज होगा, 22 तारीख को एफओएमसी की मीटिंग है, और इंटरेस्ट रेट हाइक करने का इंडिकेशन उन्होंने दे ही दिया है, तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद
30 मार्च को जो है जीडीपी रिपोर्ट आने वाली है। तो ये कुछ डेट्स हैं जिन पे आपको नजर रखनी चाहिए। और एक नेगेटिव न्यूज और निकल के आ रही है, प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से क्रिप्टो के अंदर कैपिटल गेन टैक्स को डबल करने की तैयारी की जा रही है, यानी कि 20% की जगह 40% टैक्स वसूला जाएगा क्रिप्टो से। तो ये और नेगेटिव इम्पैक्ट है, इस तरह से टैक्स बढ़ाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं मार्केट में एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। अगली न्यूज इंडिया से निकल के आ रही है। आपको पता ही है, इधर इंडिया ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑफिशियली अनाउंस्ड दैट ऑल क्रिप्टो बिजनेस एक्सचेंजेस, कस्टोडियन वॉलेट प्रोवाइडर्स वुड अंडर PMLA प्रिवेंटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो प्रिवेंटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है अब सारे एक्सचेंजेस को, वॉलेट को, कस्टोडियन वॉलेट को लाया जा रहा है। इसको एक अच्छा स्टेप भी बताया जा रहा है लोगों की तरफ से कि भाई चलो एक रेगुलेशन का पहला स्टेप है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है इलीगल एक्टिविटी जो हो रही है उसके ऊपर एक लगाम कसने की तैयारी की गई है पहला स्टेप में। हालांकि इंडिया के अंदर जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस थे, जो भी वॉलेट थे, वो सभी पहले से ही KYC वगैरह कर ही रहे हैं, और यहाँ पे अब जो है उनको अपनी KYC की रिपोर्ट जो है, कोई भी अगर कुछ ऐसा सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होता है तो उनको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, डेटा शेयर करना पड़ेगा, ये सारी चीजें उनको करनी पड़ेगी। जो भी KYC नहीं करेगा एक्सचेंज के ऊपर तो उनके ऊपर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये एक तरह से देखा जाए तो अच्छी बात है, और इसका आगे किस तरह से इम्पैक्ट आएगा ये समझने वाली बात है। हालांकि ये पहला स्टेप लिया जा रहा है रेगुलेशन के नाम पे, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी और इस तरह की काफी चर्चाएं हुई है क्रिप्टो को लेकर, रेगुलेशन को लेकर सारे देशों के साथ में। तो ये पहला बड़ा स्टेप है इंडिया की तरफ से। PMLA के अंदर जो है क्रिप्टो को लाया गया है, और अच्छी बात भी है, और साथ ही साथ अब जो है एक्सचेंजेस को भी काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी। हालांकि एक्सचेंजेस पहले ही KYC कर रहे थे, और आप देख पा रहे हैं पवेल की तरफ से ये अनाउंसमेंट निकल के आई थी कि अब वो आगे और भी ज्यादा रेट्स हाइक करते रहेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो ये एक मार्केट में बहुत ज़्यादा बुरी खबर है, और इससे मार्केट और भी ज़्यादा क्रैश हो सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट थी जो इस समय मार्केट में पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, और आगे और भी किस तरह से न्यूज़ निकल के आती है तो ये आगे देखने वाली बात है। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो ऐसे ही आगे अपडेट्स मैं इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ। तो इस छोटे वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो का समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।